हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पीरियड्स का 23rd नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हमने 22nd नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैं ये जो आपका सीरीज़ है इसका जो पीडीएफ होता है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले एन एक्ट ऑफ 1781 प्रोवाइडेड दैट इंडियन लॉ विल ऑल्सो बी अप्लीकेबल टू इंग्लिश मैन। कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस वर सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इन 1833 लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन लॉ विल ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल टू द इंग्लिश मैन। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। कोर्ट टू एडमिनिस्टर इन जस्टिस वे सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। और 1833 में लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ये भी हमारा सही है। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट है। और एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के रिगार्डिंग जो अमेंडिंग एक्ट था 1781 का, जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 5 जुलाई 1781 को। और मेनली ये 1781 का जो एक्ट आया था वो किस लिए आया था? वो आया था टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। और इसका मेनली क्या था? ये डिमार्केट कर रहा था रिलेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो 1833 में लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो इंटरेस्ट करता है किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को? टू कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ, टू प्रेजेंट ए ड्राफ्ट फॉर कर्बिंग इंडियन नेशनलिज्म, टू कोडिफाई कोर्ट प्रोसीजर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटरेस्ट करते हैं? तो टू कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ, बिल्कुल करेक्ट बात है। टू प्रेजेंट ए ड्राफ्ट फॉर कर्बिंग इंडियन नेशनलिज्म, ऐसा कुछ नहीं था। टू कोडिफाई कोर्ट प्रोसीजर 1 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट है और हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लॉ कमीशन को इंटरेस्ट किया गया था किसी को? कोडिफाई करने के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ को। और जो भी कोर्ट का प्रोसीजर था उसको भी कोडिफाई किया गया था किसके द्वारा? लॉ कमीशन के द्वारा। लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है 1834 में। चार्टर एक्ट जो होता है 1833 का, और इसके चेयरमैन होते हैं लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले इसके चेयरमैन होते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नेशनलिज्म को कम करने का रिगार्डिंग कुछ था। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रूल ऑफ लॉ implies that everybody is equal in the eye of law. The British India rule of law was implemented successfully. There were some same courts for the Britishers living in India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि रूल ऑफ जो लॉ है वो किस चीज़ को करते हैं कि जो सारे बॉडी रूल ऑफ लॉ हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और वो किस चीज़ को इम्प्लाई करते हैं कि सब लोग जो है रूल ऑफ लॉ के सामने जो है वो इक्वल है, मतलब एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश इंडिया में रूल ऑफ लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। देयर वर सेम कोर्ट्स फॉर द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, ऐसा भी नहीं था। 2 और 3 जो है हमारा रॉन्ग हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जो रूल ऑफ लॉ है मतलब क्या होता है कि ऑल लॉज वो अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, नो वन कैन एवब द लॉ। तो सारे जो लॉज होते हैं वो इक्वली अप्लाई होते हैं सिटीजन्स के रूप में, और कोई भी जो लॉ है वो एवब नहीं है, मतलब कोई भी इंसान जो है वो लॉ के एवब नहीं है। इसका ही मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश रूल में क्या कहते हैं कि इस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ बताता है कि सारे जो मतलब सारे पीपल इक्वल हैं इन द आइज ऑफ द लॉ। बट ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स और इंडियंस को अलग अलग ट्रीट किया जाता था और वहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। सेपरेट कोर्ट्स थे इंडियंस के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है।
26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मॉडर्न एजुकेशन रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। कैलकाटा मदरसा वॉज एस्टेब्लिश इन 1781। बनारस संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन 1881। द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे and the Charter Act of 1833 sanctioned 1 लाख of रुपये फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कैलकाटा जो मद्रासा था वो इस्टेब्लिश किया गया था 1781 में। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बनारस संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था 1881 में, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1792 में। किसके द्वारा? जोनाथन डनकन के द्वारा। जोनाथन डनकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज को फाउंड किया जाता है। कहाँ पे? बनारस में। और इसका मेनली क्या काम होता है? स्टडी करना हिंदू लॉ को और फिलॉसफी को। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे। नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में 1800 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, ठीक है। तो 1800 में इसके स्टेब्लिश किया गया था। एंड चौथा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सैंक्शन 1 लाख of रुपये फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। नहीं, चार्टर एक्ट 1813 था जिसमें सैंक्शन किया गया था 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कैलकाटा मद्रासा को स्टेब्लिश किया जाता है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू। तो थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड है आपका एजुकेशन से। इसका मतलब क्या होता था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता था कि मतलब जो इलीट क्लास है, जो इंडियंस, जो भी इलीट्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। और यही इलीट्स जो है वो क्या करेंगे? जो नीचे के पीपल्स होंगे, जो इलीट्स नहीं होंगे, उनकी तरफ एजुकेशन बताएंगे, ठीक है। और इलीट्स को पढ़ाने का मतलब, इलीट्स को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक और मतलब था कि उनको मतलब एजुकेशन में ब्रिटिशर्स की तरफ और ब्लड से वो इंडियंस रहे, ठीक है। तो उनको पता भी चले कि इंडियंस के दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। एजुकेशन के लिए था। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया था, जो कि बिलीव करते थे कि मेन पर्पस जो है कंपनी का वो क्या था? एजुकेट करना इलीट ग्रुप को एमंग द इंडियन पॉपुलेशन, जो क्या करता है, वो इन टर्न विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परकोलेशन ऑफ मॉडर्न एंड इंग्लिश एजुकेशन टू द मासेस, ठीक है। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू द एजुकेशन। मेन रीजन क्या होता है? नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो इसके क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उसमें से कुछ एजुकेटेड इंडियंस की ज़रूरत थी, जो कि ब्लड में वो इंडियंस हो लेकिन एजुकेशन में वो क्या हो? ब्रिटिशर्स की तरह हो। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? क्या उनका मेन मोटिव था मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में? फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। वो क्यों वेलफेयर चाहेंगे? मतलब ऐसे तो हम स्टेटमेंट आ जाए तो आसानी से हम बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं कि ब्रिटिशर्स कभी चाहेंगे कि वो इंडियंस का वेलफेयर करें, ऐसा नहीं चाहेंगे वो। टू ट्रेन इंडियंस सो दैट दे कुड हेल्प द कंपनीज ब्रिटिश ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, उनका मेन मोटिव यही था कि कुछ इंडियंस को ट्रेन करना एजुकेशन में, कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे, उनको आइडिया लग सके कि जो मासेस है, इंडियन मासेस, वो क्या चाहती है, उनके अकॉर्डिंग क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। मतलब यहाँ के सोसाइटी, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए वो ब्रिटिश एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और इसका मतलब टू ऑब्टेन अ चिप सप्लाई ऑफ क्लर्क फॉर होल्डिंग सबऑर्डिनेट पोस्ट। और सब क्लरिकल पोस्ट के लिए भी वो चाहते थे क्या कि उनको कोई चिप सप्लाई मिल जाए। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन को कहाँ पे रखा जाता है? क्लरिकल पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में और ब्रिटिश बिजनेस कंसर्न्स में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है
those with scholarly knowledge of the language and culture of Asia are called Orientalists. William Jones and Henry Thomas Colebrook were Orientalists. Asiatic Society of Bengal opposed Orientalist. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया आर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट। बिल्कुल, जिनको लैंग्वेज और कल्चर के बारे में इंडियन कल्चर के बारे में आइडिया था और वो उसको प्रमोट भी कर रहे थे, उनको ओरिएंटलिस्ट कहते थे। एंग्लिसिस्ट फिर किसको कहते थे? एंग्लिसिस्ट कहते थे जो इंग्लिश अप्रोच वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, उनको लगता था कि जो एशियन लैंग्वेज है, कल्चर है, वो सबऑर्डिनेट है, अच्छा नहीं है, काफ़ी बैकवर्ड टाइप है, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप है, वो ऐसा सोचते थे, उनको बोलते थे एंग्लिसिस्ट। और जो लॉर्ड मैकेले के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया था वो एंग्लिसिस्ट को ही प्रमोट किया गया था, ओरिएंटलिस्ट को नहीं किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कॉलब्रुक वेर ओरिएंटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है कि विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक जो है वो ओरिएंटलिस्ट थे, यानी वो सपोर्ट कर रहे थे इंडियन नॉलेज सिस्टम और कल्चरल सिस्टम को। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अपोज्ड ओरिएंटलिस्ट। नहीं, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अपोज नहीं किया था, जरूर उसको प्रमोट करते। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो स्टेब्लिश किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो अगर आपको पता है कि किसने स्टेब्लिश किया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली ये ओरिएंटलिस्ट को प्रमोट कर रहे थे, ना कि उनको अपोज कर रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, वो नोट 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो ओरिएंटलिस्ट कौन थे? वो फेवर में थे कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग और प्रमोट कर रहे थे वो इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन को, जिनको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक जो थे वो कौन थे? ओरिएंटलिस्ट थे, बिल्कुल करेक्ट है। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो स्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। और वो क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं ओरिएंटल स्टडीज को। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is known for making this statement? A single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो ये किसने कहा था कि एक सिंगल सेल्फ ही काफ़ी है इन कंपैरिजन में जो होल नेटिव लिटरेचर है इंडियन और अरेबिया का, वो कोई और नहीं थॉमस बेबिंगटन मैकेले ने कहा था। और यही था जिसने प्रमोट किया था एंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, और वो फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन था 19th सेंचुरी का, और वो अटैक किया था ओरिएंटलिस्ट के ऊपर कि ये काफ़ी बैकवर्ड नेचर के हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाता है करेक्ट। ही saw द इंडिया एज ए अनसिविलाइज्ड कंट्री। उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो थी वो अनसिविलाइज्ड कंट्री थी और उसको सिविलाइज सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। तो वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्टेब्लिश की थी कलकत्ता में, और उसका क्या रीज़न था? 1800 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। हमने इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में भी देखा था और पिछले क्लास में भी देखा था। और ये क्या कहना चाहते हैं? was asked by the board of director at London to do so, wanted to revive interest in Oriental learning in India, wanted to provide William Carey and his associate with employment, wanted to train British civilians for administrative purpose in India. तो अगर आपको ध्यान में होगा तो ये मेनली किस लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देने के लिए। ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के पर्पज से इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में 1800 में विलियम वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, सॉरी मैंने विलियम वेलेस्ली बोल दिया था, रिचर्ड वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया था, वही उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1773 में क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, और उसी टाइम सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास और बम्बे को। ठीक है, और वो क्या करना चाहते थे? ट्रेन करने चाहते थे ब्रिटिश सिविलियंस को, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। और ये फॉर्मली इसको डिसॉल्व कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में। लॉर्ड डलहौजी वही है जिन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को। ठीक है, जिसमें एनेक्स किया गया था सतारा, बगाड़, झांसी, नागपुर, इन सब जगहों को, संबलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32nd नंबर, द कंट्रोवर्सी बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट इज एसोसिएटेड विद। मैंने अभी भी डिस्कस किया कि मेनली एजुकेशन के बेस्ट पे था। एंग्लिसिस्ट जो है वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर देते, जबकि ओरिएंटलिस्ट जो है वो
जो एसेटिक रीजन का जो कल्चर था, एजुकेशन था, उसकी बातें कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 33rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग मैकलेमिन एक्ट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किस साल में इनेक्ट करते हैं, मैकलेमिन एक्ट किस फॉलो करते हुए, ये हमें बताना है। तो ये होता है हमारा 1835 में, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इनेक्ट किया जाता है 1835 में, और इस डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। और इसके साथ ही क्या बना देता है, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है हायर एजुकेशन में। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कैलकाटा मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज, जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, कैलकाता मद्रासा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वॉज द। तो एम क्या था एजुकेशन का जो स्टेट किया गया था वुड डिस्पैच ऑफ 1854 के द्वारा, ये हमें बताना है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नेटिव इंडियंस, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी among the people using English medium of language, introduction of scientific research and rationalism of traditional Indian language। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा वुड डिस्पैच ऑफ 1854 के रिगार्डिंग। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। मेनली प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ द लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये आता है 1854 में, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं, लॉर्ड डलहौजी, और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। तो ध्यान रखेंगे 1854 का जो वुड डिस्पैच सिस्टम था उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, और सजेस्ट करता है ये किस चीज़ को, प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, हाई स्कूल को एंग्लो वर्नाक्युलर एजुकेशन में, और कॉलेज लेवल का इंग्लिश शुड बी द मीडियम। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पहली बार प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रमोट करने की बात किसके द्वारा की गई थी, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 यानी मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन जिसको कहते हैं। 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम के रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है Lord William Bentinck, the Governor General of India, appointed Adam in 1835 to survey the state of education in Madras, Bombay and suggest reform. He suggested the need to incorporate flexible system of education. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसको, एडम्स को, विलियम एडम्स को 1835 में, किसके लिए, टू सर्वे द स्टेट एजुकेशन इन मद्रास एंड बॉम्बे, और सजेस्ट करने के लिए कि वहाँ पे क्या रिफॉर्म किए जाने चाहिए। सेकेंड है ही सजेस्टेड टू नीड इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वो सजेस्ट करते हैं कि इनकॉर्पोरेट करना चाहिए क्या, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के, इंडिया के, अपॉइंट करते हैं किसको, विलियम एडम को 1835 में सर्वे करने के लिए स्टेट ऑफ एजुकेशन, मद्रास में नहीं, बंगाल एंड बिहार में। ये आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल और बिहार में सर्वे करने के लिए एजुकेशन का वो उसके लिए अपॉइंट किया जाता है विलियम एडम को विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। इसलिए हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन द गोल ऑफ इट अकॉर्डिंग टू द श्री अरबिंदो घोष वॉज टू। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन द गोल ऑफ इट अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो घोष, तो अरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन का गोल क्या था ये हमें बताना है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी एमंग द स्टूडेंट, क्रिएट मोरल कैरेक्टर एमंग द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द श्री अरबिंदो
घोष। तो स्टेटमेंट जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, कि उनका क्या था, अवेक करना स्पिरिट ऑफ द नेशनलिटी एमंग द स्टूडेंट, और नेशनलिटी के स्पिरिट को जगाना किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, यही गोल था अरबिंदो घोष का। ठीक है, according to Sri Aurobindo, the education must emphasis on whole aspect of human life such as physical, psychic, mental, knowledge and love। तो मतलब उनका क्या कहता है, एम्फेसिस करना होल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो उनके ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, वैसे एजुकेशन को वो प्रमोट करने की बात कर रहे थे, जैसे कि फिजिकल, साइकिक, मेंटल, नॉलेज एंड लव, ये सब कुछ को इंक्लूड करे, वैसे वो स्पिरिट जगाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।